बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के मुतनाज़े बयानात पर वज़ीर-ए-आज़म ने सब कुछ कह दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह बता दिया है कि असल में बॉस वज़ीर-ए-आज़म है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बता दिया है कि अगर इनसे कोई DGISI इस्तीफा मांगे तो इनका जवाब होगा क्या। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर किसके इशारों पर बयानात दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यू में लकीर खींच दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ की जानिब से की गई तनकीद पर जवाब दिया है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने लकीर भी खींच दी है कि मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म को कोई DGISI किसी भी तरह इस्तीफा देने का नहीं कह सकता। कोई आर्मी चीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म की इजाजत के बगैर कारगिल जैसा मार्का करेगा तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसे फारिग कर देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने हाल ही में बयान दिया था कि पार्लियामान को असल में फौज चला रही है और फैसले जमहूरी हुकूमत नहीं बल्कि GHQ से हो रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने माजी में साबिक DGISI ज़हीरुल इस्लाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देने की बात भी कही और इसे सियासी मदाखलत करार दिया था। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साफ साफ बता दिया कि अब तब्दीली आ चुकी है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान है। यहाँ अगर कोई DGISI वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा मांगेगा तो वो इसकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बता दिया है कि अगर इनसे DGISI इस्तीफा मांगते तो वो क्या करते। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ साफ कह दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, ये नया पाकिस्तान है और तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज तफसीली तौर पर बताया कि आखिर वजह क्या है कि अचानक नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ क्यों फौज के खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजियां कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंतहाई अहम इंकशाफ किया है कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक किस्म का खेल खेल रहे हैं और भारत मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, जिसके बाद कई सवालात उठ गए हैं कि क्या अब नून लीग के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन होगा, क्या नून लीग का अंजाम भी MQM की तरह ही होने जा रहा है और क्या अब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल्ताफ हुसैन की तरह की कोई चार्जशीट बनाई जा चुकी है जिसके बाद नवाज शरीफ पर भी वैसे ही पाबंदियां लगाई जाएंगी जैसे अल्ताफ हुसैन पर लगी हैं। और MQM लंदन की तरह अब मुस्लिम लीग लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान, ये दो डिवीजन जो MQM के साथ हुई थी होने जा रही हैं। ये एक अहम तरीन बहस है जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लगाए गए इल्जामात के बाद हो रही है, क्योंकि यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म एक जिम्मेदार ओहदे पर होते हुए बगैर सबूत के बात नहीं कर सकते। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तकारीर को मीडिया पर चलाने और दिखाने पर भी पैमरा की तरफ से लगाई गई है पाबंदी, जिसके बाद इम्कान है कि पाबंदियों गिरफ्तारियों का यह सिलसिला मजीद वसी भी हो सकता है। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी मरियम नवाज की गिरफ्तारी की तैयारी के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। क्या ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के खौफ से किया जा रहा है और मरियम नवाज को रोकने के लिए एक बार फिर पंजाब हुकूमत ने क्या मुकम्मल तैयारी कर ली है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नवाज शरीफ साहब के हालिया बयानात के तनाजुर में एक बयान आपकी तरफ से सामने आया कि उन पर बगावत का जो मुकदमा है उसको दर्ज किया जाए। सियासी बयान है चौहान साहब या फिर कोई लीगली कोई कानूनी चारा जो जिसको कहते हैं वो भी करने का इरादा रखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं बीइंग अ मिनिस्टर हो गया या गवर्नर कोई हो गया या कोई सदर हो गया पाकिस्तान का या कोई वजीर आजम हो गया, हर फर्ज जो है हुकूमती जब हलफ उठाता है तो आईने पाकिस्तान के अंदर वो हलफ का नामा मौजूद है। उसमें लिखा होता है कि हलफ उठाते हुए कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के और रियासत के जो है कौमी राज जो है ना वो अफशा नहीं करूँगा। अब इन्होंने जो सुल्तान मफरूरुद्दीन ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब ये क्रूज मजाइल और उसकी जो पूरी स्टोरी सुनाई, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे वो बड़ा इम्तिहान में डाल दिया पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो मुतालबा किया है वो आइन और कानून के मुताबिक है और इसके ऊपर अदारे गौर भी कर रहे हैं और बिल्कुल इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 6 गद्दारी तो असल ये है कि आप कौमी राज अफशा करें। आप अपनी पर्सनल ग्रज को, अपनी पर्सनल जो अदालतों ने आपकी करप्शन और बदयांती के ऊपर आपको सजाएं दी हैं, फिर अदालतों की आंखों में धूल झोंक के आप बाहर भाग गए, मफरूर हो गए और सुल्तान मफरूरुद्दीन का लकब हासिल कर लिया है। अब जब आपने ये कर लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना गम और गुस्सा जो है ना वो मुल्क, कौम और रियासत के ऊपर निकालना शुरू कर दें। तो मैंने उस कंटेक्स्ट के अंदर मुतालबा किया कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा, कल रात रायबंड में लीगी कारकुनान को इकट्ठा करने की भी कुछ खबरें थी, फिर इस तरह की खबरें भी आती रही चौहान साहब के मरियम नवाज साहिबा जो है वो गिरफ्तार होने जा रही हैं। तो क्या मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार करने जा रहे हैं आप लोग और क्या पॉसिबिलिटी क्या है इसकी?
میں نے تو آج ایک ٹی وی ٹاک شو میں 8 بجے مطالبہ کیا ہے اور کل شاید پریس کانفرنس کر کے بھی میں یہ کروں گا کہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو بھی فوراً گرفتار کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے وہ مجرم ہے, وہ ضمانت پہ باہر آئی ہیں, اور ضمانت کے لیے ایک پلی کیا تھی, جسٹیفیکیشن کیا لی تھی انہوں نے کہ میں اپنے والد صاحب کی تمیداری کرنا چاہتی ہوں, میرے والد صاحب کے پاس کوئی میل فیمیل گھر کا ممبر نہیں ہے اور وہ اکیلے ہیں, تو مجھے جناب ضمانت دی جائے. تو اس پلی کے اوپر انہیں ضمانت مل گئی. اب آپ خود بتائیں عائشہ کہ آپ دیکھ رہی ہیں وہ کوئی تمیداری کر رہی ہیں جس پلی کے اوپر وہ تو ریاستی اداروں کے خلاف, عدالتی اداروں کے خلاف, جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں, تقریریں. میاں صاحب کو تو آپ نے باہر جانے دیا نا, لیکن ان کو جانے نہیں دیا, تو پھر وہ کس طریقے سے تیمارداری کرتی ہیں. چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد چوہان صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی, وی این کانورسیشن ود فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تیمارداری کہاں کر رہی ہیں, وہ تو میاں صاحب کو تو آپ نے باہر بھجوا دیا اور مریم صاحبہ کو آپ نے بھجوایا نہیں. انہوں نے, وہ کہتی نہیں آپ نے ان کو نہیں بھجوایا, تو پھر کس طرح سے کرتی ہیں وہ تیمارداری؟ نہیں, انہوں نے تمیداری کے لیے یہاں پہلے لی تھی, پاکستان کے حوالے سے لی تھی. اس وقت پاکستان میں ہوتے تھے وہ. سلطان مفرور الدین کا لقب تو بعد میں انہوں نے ملا نا, وہ پاکستان میں تھے اور پاکستان میں اس نے یہ پلی لی تھی بیگم صفدر امان صاحبہ نے. تو میں تو کہتا ہوں ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے, بالکل آئینی اور قانونی بنتا ہے. تو آپ گرفتار کرنے کی بات کریں چوہان صاحب, وہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں, تو کیا جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی ان کو, اور آپ کو کچھ دباؤ نہیں محسوس ہو رہا اس وقت؟ جلسے شروع ہونے والے ہیں اب تو. آپ مجھے یہ بتائیں کوئٹہ میں اور بلوچستان میں ان کا کیا بنتا ہے؟ یہ ادھر چرخہ کاٹنے جائیں گے یا چھوارے بیچنے جائیں گے؟ ان سے پوچھیں, وہاں پہ نہ کوئی ایم این اے, نہ کوئی ایم پی اے, نہ نون لیگ کا, نہ پیپلز پارٹی کا. یہ صرف اور صرف محمود خان اچکزئی کا کندھا استعمال کر کے, وہ محمود خان اچکزئی جو این ڈی ایس کا اوپنلی بلنٹلی جو ہے وہ ایجنٹ ہے, وہ محمود خان اچکزئی کے جو پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے لہرانا وہ باعث توہین سمجھتا ہے, وہ محمود خان اچکزئی کے جس نے افغانستان کی ایمبیسی کے اندر کابل میں بیٹھ کے اوپنلی پاکستان کو توڑنے کی اور پختون دیش بنانے کے نعرے لگاتا تھا, آج وہ عطا لیک ہے. وہ اس بیگم صفدر امان کا اس وقت انسپیکٹر ہے, نظریاتی طور پہ رہنما ہے, اور پرویز رشید ہے. یہ وہاں جا رہے ہیں صرف اس کا کندھا استعمال کرنے, اور پھر وہاں کا بڑا سینسٹیو جو ہے نا وہ سچویشن ہے بلوچستان کی, سی پیک کی, گوادر کی. تو اگر تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے کوئی تقاریر اور کوئی معاملات کیے تو ویل اینڈ گڈ. باقی یہ جلسے کریں, یہ احتجاج کریں, یہ احتجاجن کھمبوں پہ چڑھیں, یہ احتجاجن کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں, یہ احتجاجن یو این او کے پاس جائیں, نہ ان کو این آر او ملے گا, نہ ان کو ان کے جرم اور ان کی کرپشن اور ان کی بددیانتی اور ان کی منی لانڈرنگ اور ان کی ٹی ٹیز اور ان کے جعلی اکاؤنٹس, اس کے اوپر ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا. لیکن اب پنجاب میں تو ان کی سٹرینتھ ہے نا چوہان صاحب, اگر پنجاب میں وہ بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور یہ ایکسپیکٹ کیا بھی جا رہا ہے کہ پنجاب میں شاید وہ کچھ بڑے جلسے کر لیں, تو پھر تو خطرے کی گھنٹی بج جائے گی آپ لوگوں کے لیے. سر, ان کا صرف مینڈیٹ آپ کا لاہور ڈویژن اور گوجرانوالہ ڈویژن ہے. پنجاب کا لفظ نہ استعمال کریں, یہ بنیادی طور پہ آپ پورے پنجاب کی انسلٹ کریں گے اگر آپ کہیں گے کہ نون لیگ کی جانا ریپرزنٹیشن. پنجاب میں صرف 2 ڈویژنوں میں ان کی, ٹھیک ہے نا جی. تو جلسے 100 بسم اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا ووٹر اور نون لیگ کا ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر انتہائی محب وطن ہے. آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی انہوں نے سلطان مفرور الدین نے جناب اینٹی پاکستان تقریریں شروع کی, اینٹی ریاست, اینٹی فوجی ادارے اور ریاستی اداروں کے خلاف, عدالتی اداروں کے خلاف, آپ نے دیکھا کہ میاں جلیل احمد شرکپوری سے سٹارٹ ہو کے, پھر نشاط ڈاہا سے لے کے, پھر فیصل نیازی سے لے کے, پھر جناب آپ کے اشرف انصاری سے لے کے آپ کے کئی ایم پی ایز فرنٹ فٹ پہ آ گئے. ان کا جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سلطان مفرور الدین کے جناب سٹینڈ سے. جیسے جیسے یہ بولیں گے, اور نون لیگ کا ووٹر اب نہیں نکلتا ان کے لیے. انہیں 2 سالوں میں ان کی ایک ایک کٹا چٹا پتہ چل گیا ہے. خود باہر بیٹھ جائیں, خود لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں, وہاں پہ پیزے کھائیں, وہاں پہ برگر کھائیں, وہاں پہ آؤٹنگ کریں, وہاں پہ پارک میں گھومیں, اور لوگوں کو کہیں کہ جناب ہماری کرپشن بچانے کے لیے آپ سڑکوں پہ آؤ اور ہماری تحریک کا ایندھن بنو. تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگ ان کرپٹ اور بددیانت لوگوں کے پیچھے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جناب ان کی خواہشات کا اور ان کی کرپشن اور بددیانتی کو بچانے کا جو ان کی خواہشات ہے, صرف ایک ہی آپشن تو نہیں ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سارے آپشن جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, استعفے بھی دے سکتے ہیں. وہ استعفے دیں نا جی, استعفے دیں, شوق سے دیں. جس دن استعفے دیں گے اس سے اگلے دن شیڈیول آ جائے گا.
और 2-2.5 महीने के अंदर असेंबली इलेक्शन हो जाएगा। हम तो कहते हैं सो बिस्मिल्लाह, सेनेट से भी दे इस्तीफे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना, इनकी टीटी तो खत्म होगी ना फिर। हम तो कहते हैं है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। आयशा सुनना मेरी बात, तहरीक है ना, मैं एक 40 साल मैंने सियासी जिंदगी गुजारी है, मारे खाई है, 302 झूठा सियासी भुगता है, 307 रियल सियासी भुगता है, हवालात काटी है 40 दफा। मैं आपको बता दूं, बीइंग अ स्टूडेंट लीडर रहा, यूथ लीडर रहा, प्रैक्टिकली ये जो तहरीक चलाना है ना हुकूमत के खिलाफ, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी जुर्रत, बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला, बड़ा वलवला, बड़ा नजरिया, बड़ी आइडियोलॉजी चाहिए होती है। इनकी आइडियोलॉजी तो करप्शन है। ये कहते हैं जी एटम बम हमने बनाया, क्रूज मिसाइल हमने बनाया। ओ भाई तुम कौन होते हो? तुमने बनाया करप्शन बम, तुमने बनाया मनी लॉन्ड्रिंग बम, तुमने बनाया टीटी बम, तुमने बनाया जाली काउंट्स बम, तुमने बनाया मंजूर पापड़ वाला बम, तुमने बनाया शराफत मसीह वाला बम, तुमने बनाया जनाब कोई रेडियो छाबड़ी वालों के जरिए से 9.5 अरब रुपए की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का बम। तुमने कहां से बम बनाया? और क्रेडिट इस तरह लेते हैं, अच्छा चलो कल इन्होंने क्रूज मिसाइल हमने बनाया। मैं तो ये कहता हूं कि अगर तो क्रूज मिसाइल इत्तेफाक फाउंड्री में बना है, वहां पे नवाज शरीफ साहब ने जनाब हथौड़ी लेके, शहबाज शरीफ साहब ने छेनी लेके, बेगम सफदरवान साहिबा ने पेचकस लेके, यहाँ हमदा शहबाज ने कोई बोल्ट और नट लेके, कोई इंजीनियरिंग और मैकेनिकी करके जना क्रूज मिसाइल बनाया होता, तो जनाब हम भी जनाब मानते कि बिल्कुल जनाब क्रूज मिसाइल इन्होंने बनाया है। वो यार क्या देखे, क्या पिद्दी का शोरबा, तुमने क्रूज मिसाइल बनाया। और दुआएं दो पाकिस्तान की फौज और उसके अदारों को कि जिन्होंने पिछले 40 सालों में सरपरस्ती करके एटम बम बना लिया, और एटम बम इन चोर लुटेरे और नौसरबाज सियासतदानों और हुक्मरानों से भी बचाई रखा। दुआएं दो कि जिन्होंने मिसाइल प्रोग्राम बनाया फौजी अदारों की सरपरस्ती में, इन पुराने सियासी हुक्मरानों को तो हवा नहीं लगने देते थे, वो इनको तो इन इंस्टॉलेशन के करीब नहीं जाने देते थे, वरना ये तो उसके राज भी अफशा कर देते, वरना उसको भी बेच देते। बड़े आए जनाब उसी एटम बम बनाया, तो जनाब क्रूज मिसाइल बनाया, और तुमने करप्शन बम बनाया है। ठीक, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नून लीग का बयानिया आप जिस तरीके से शेप अप होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो एक वाज़े जो डिवीजन की बात पहले होती थी, वो अब डिवीजन जो शायद है वो काफी वाज़े होना शुरू हो जाए, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा अपने मुंह से कह चुकी हैं कि जो मेरा बयानिया है और जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया, उसका बोझ उठाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अक्सरियत में हैं वो लोग, अक्सरियत में हैं वो लोग जो कि नून लीग के अंदर इस बयानियों को जो है वो ऊन करते हैं या समझते हैं कि बयान है ठीक है, तो यकीनन फिर कुछ और लोग भी हैं। तो एक बड़ी ऑब्वियस किस्म की जो डिवीजन है वो आने वाले दिनों में हो सकती है, और उसकी एक मिसाल जो है वो हम देख रहे हैं कि पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में 5 अरकान जो सूबाई असम्बली उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है। 40 अरकान ने हुकूमत के साथ राब्ते कर लिए हैं, और ये राब्ताकारी का जो सिलसिला है वो भी तेजी से ना बढ़ा है पिछले हम देख रहे हैं कि 1-2 दिनों के अंदर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन बहरहाल आज की जो बड़ी अहम खबर है वो यही है कि पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर 5 अरकान सूबाई असम्बली की पार्टी रुकनियत को मुअत्तल किया गया, और ये कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वो अब इलेक्शन कमीशन में भी जाएगी कि इनकी रुकनियत को जो है वो मुअत्तल किया जाए, और नून लीग के टिकट के ऊपर जो है वो ये टिकट के ऊपर लड़कर इलेक्शन ये लोग आए हैं, और अब पार्टी डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है वो की जा रही है। बहरहाल मियां जलील अहमद शरकुई और निशात डाहा साहब, ये उन 5 नून लीगी MPs में शामिल हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वो खुद दोनों जो है वो मौजूद होंगे, और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अभी क्या उनके पार्टी के साथ कोई राब्ते चल रहे हैं, हमारे से हम तफसीली गुफ्तगू जो है वो उनके साथ करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद साथ होंगे। नून लीग में इस वक्त मियां नवाज शरीफ के बयानिए की शिद्दत से काफी हलचल मच चुकी है। बकौल मरीम नवाज साहिबा, मियां नवाज शरीफ के सख्त बयानिए पर खड़े होना हर किसी के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि नून लीग के कई MPs की जानिब से मियां नवाज शरीफ के फौज के खिलाफ बयानिए पर तनकीद की गई। मुस्लिम लीग नून में इस वक्त कई धड़े बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के कुछ MPs पहले ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने पर ज़ेर-ए-ताब थे, और आज इन MPs को मुस्लिम लीग नून से निकाल भी दिया गया है। पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ
खिलाफ वर्जी पर 5 अरकान सूबाई असम्बली की पार्टी रुकनियत को किया गया है मुअत्तल। इन अरकान में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। अब खबरें ये भी हैं कि इसके बाद और भी कई MPs मौजूद हैं जो मियां नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ खड़े हैं। जलील अहमद शरकपुरी ने अपनी पार्टी के एक्शन के खिलाफ सख्त गिर मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है, जबकि खबरों के मुताबिक इन मुअत्तल लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल भरोसे का इजहार किया था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन अरकान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जो गुज़श्ता कानून साजी के दौरान पार्लियामान से गैर हाजिर रहे, और इन गैर हाजिर अरकान को भी शो कॉज नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आज हमारे साथ खसूसी तौर पर बाकी जो अरकान हैं नून लीग के और MPs हैं निशात डाहा और मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे पार्टी एक्शन के बाद उनका रद्द-ए-अमल जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक और खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि तकरीबन 30 से 40 जो हैं वो अरकान असम्बली उनसे इनफरादी तौर पर जो है वो राब्ता कर लिया गया है। अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स से ये राब्ते शुरू हुए हैं और राब्ते वाले अरकान असम्बली में अक्सरियत जो है वो नून लीग की है। ये अभी कुछ देर पहले की जो खबरें हैं ये मौसूल हो रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब और निशात डाहा साहब दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। शरकपुरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नवाज शरीफ साहब का जो फौज के खिलाफ बयानिया है, मरियम नवाज साहिबा और बाकी भी वो कहती हैं कि अक्सरियत जो है वो उसके साथ खड़े हैं और उसको ठीक मानते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं वो भी दिल से उसको मानते हैं। तो आपको इस बयानिए के ऊपर क्या एतराज? और ये तो वो बयानिया है जो कि जब इलेक्शन हुआ था तब भी यही बयानिया था मियां साहब का नून लीग का। जी, सबसे पहले मैं जरा क्लियर कर दूं, आपका ये जो इंतजामिया नीचे मेरा नाम लिख रही है कि बागी रुकन, प्लीज ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखें कि रुकन सूबाई असम्बली। ये प्लीज इसको हटा दीजिए अगर शरकपुरी साहब इसको मुनासिब नहीं समझते। जी शरकपुरी साहब, आपका बिल्कुल पहुंच गया रिक्वेस्ट और हमने उसको उस पर कर भी लिया है। ठीक है जी हाँ जी, तो बाकी गुजारिश ये है कि देखें जो इख्तलाफ राय है ये तो हर कोई कहता है कि जमहूरियत का हुस्न है, तो हम सब ये कहते हैं, और इख्तलाफ राय हो तो फिर गुस्से में आ जाते हैं। ये तो कोई गैर मुनासिब सूरत हाल है। इख्तलाफ राय हो सकता है पार्टी क़यादत से, किसी इशू के ऊपर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग में नहीं हूँ या मैंने पार्टी छोड़ दी है। और दूसरा जो इतराज़ किया जा रहा है कि वज़ीर आला साहब से मिलने का, तो वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आला है, अगर कोई MPA साहब MNA साहब उन्हें मिलते हैं, इसमें भी कोई इतराज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतराज तो उस बात पे करें जब वो पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी के खिलाफ वोट दें असेंबली के अंदर। लेकिन शरकपुरी साहब, अगर आपने खुद से नहीं छोड़ी तो वो तो असेंबली रुकनियत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी जो है वो पार्टी तो जा रही है। नून लीग ने आपको पार्टी से एक तरह से निकाल दिया है, तो आप क्यों बज़िद हैं वहां पर रुकने के लिए जब नून लीग जो है वो नहीं करना चाहती और अब वो इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं? नहीं, देखिए हर चीज कानून और आइन के मुताबिक है ना जी। अच्छा, तो अगर वो जा रहे हैं तो कानून के मुताबिक जो होगा वो इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक सेटल हो जाएगा। अगर वो गलती कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी शदीद गलती है, और ऐसा एक्शन लेना जो है वो अखलाकी तौर पे भी गलत है, कानूनी तौर पे भी गलत है। क्योंकि मेरी तो कम से कम कहीं कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो पार्टी जिसको पार्टी वायलेशन कहा जाए, एक गलत फहमी है, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला तो दूर करने की कोशिश हुई है आपकी तरफ से गलत फहमी? आपने कोई राब्ता किया है पार्टी से कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको क्लियर होना चाहिए? जी, मुझे कल नोटिस मिला है अवैस लगारी साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग पंजाब के जो जिम्मेदार हैं, और वो उन्होंने 26 तारीख के सिग्नेचर उस पर किए हुए हैं। अच्छा। तो लिखा है जी 7 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब दें। तो अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए, वो मैं 1 आध दिन तक उसका इंशाल्लाह ताला जवाब बड़े अदब एहतराम से भेजूंगा, और उम्मीद है वो जवाब पढ़ के सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो अभी मेरा जवाब गया नहीं है, 7 दिन खत्म नहीं हुए, उससे पहले पहले ये ऐलान कर देना ये इटसेल्फ जमहूरी तकाज़ों के खिलाफ है, कानूनी और आईनी जो पोजीशन है उसके भी खिलाफ है। ठीक है। अच्छा शरकपुरी साहब, आप साथ ही रहिएगा। निशात डाहा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बुज़दार से मुलाकात होती है आपकी डाहा साहब, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है आप समेत चारों जो अरकान हैं उनको पार्टी से निकाल देती है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि दस्तखत हमने कर दिए हैं और पार्टी से जो है हम निकाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। आपने कोई राब्ता किया है पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए? क्योंकि शरकपुरी साहब तो जवाब देंगे, आपका क्या स्टांस है? जाहिर है आप नून लीग के टिकट से जो है वो जीत कर आए। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ हमें ना निकाल सकते हैं उसमें रुकनीयत साजी से, रुकन हमें अपनी रुकनीयत कैंसिल कर सकते हैं, बाकी फैसला जो इलेक्शन कमीशन करेगा। नंबर 2, आप फरमा रही हैं कि हम इनके टिकट पर जीत के आए हैं, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब हम हलफ भी उठाते हैं जब असेंबली में MPA बनते हैं
हलफ में ये लिखा हुआ था, वहाँ नवाज शरीफ का नाम नहीं होता या इमरान खान का, वहाँ ये लिखा होता है कि हम अपने मुल्क के वफादार रहेंगे अपने अदारों के साथ, और किसी किस्म की कोई ऐसी हमारा किसी में हिस्सा नहीं दे सकते जो हमारे मुल्क के मफाद के खिलाफ हो। और मेरे ख्याल है ये तो, इससे तो हमें हटना नहीं चाहिए, इससे के डर के कि हमारे साथ क्या होता है, कब हमारी साथ ये नहीं, मतलब है हम कोई टिकट लिए, ये तो नहीं कि हम इन्होंने हमें मोल खरीद लिया, जो ये कहे हम वही कहे यस सर, तो यस सर का मतलब हम जिन लोगों के ज़मीर जिंदा है वो यस सर नहीं कहते होते, वो उसमें तनकीद भी करते होते, इनके तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं। लेकिन बहरहाल देखिए ना डाहा साहब, टिकट तो नून लीग का ही है, और जो सूबाई असम्बली से रुकनीत खत्म करने के लिए नून लीग जो है वो अब इलेक्शन कमीशन में जा रही है, तो ये भी एक फैक्ट है अपनी जगह पर। करेगी ना, क्या क्या मतलब अगर रास्ता करेगी, क्या कहेगी हमने क्या किया, तो कुछ भी कह सकते हैं, देखिए वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो ही कह सकते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की आपने। क्या खिलाफ वर्जी, देखो ना एक इलेक्शन कमीशन का होता है ना जी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि वायलेशन में क्या क्या चीज आती है, अगर वहां उस पर हम पूरा उतरते हमने वायलेशन की है तो ये फिर हमें निकाल सकते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन निकालेगा। लेकिन मिलना तो कोई वायलेशन नहीं, ख्वाजा साद रफीक भी मिला, सारे मिलते हैं, ये लोग रातों को सारे मिलते हैं, मुझसे इन्होंने पूछा, मैं पहला बंदा जिसने कहा हाँ जी मैं मिला हूँ जी, अच्छा, तो ये लोग तो मानते नहीं, मुकर जाते हैं, या पकड़ा या फिर कहते हैं हाँ जी मिले, आप तो इस मकसद के लिए कहते हैं। तो मिलना तो कोई, इसमें तो कहीं भी पाबंदी नहीं है, लोग मिलते हैं, कुलीग है, एक दूसरे को चाय भी पीते हैं, खाने भी इकट्ठे खाते हैं, मुलाकात भी, वो चीफ मिनिस्टर तो है ना हमारे खाने वाल कराने वाला है, तो हम लोग गए उसके पास, यार को पैसे पूछे थे, हमें भी खाने वाल के लिए, उसने हमें पैसे दिए, हम तो लोगों के इंटरेस्ट में गए, पब्लिक के, उनका क्या कसूर है, उनको काम ना हो। अगर इसको ये वायलेशन करते हैं तो ये तो वायलेशन नहीं है। ठीक है, डाहा साहब साथ ही रहिएगा। शरदपुरी साहब, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी कि जिस किस्म के बयानात जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से आ रहे हैं, अब पाबंदी का भी उनको यकीनन सामना करना पड़ेगा, पाबंदी लग चुकी है, वज़ीर आज़म की तरफ से भी बड़े संगीन इल्जामात लगे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय लॉबी है मियां नवाज शरीफ के पीछे, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, भारतीय लॉबी पीछे तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन यकीनन जब मुल्क के अंदर इंतशार होगा या कोई टकराव वाली पोजीशन होगी तो भारतीय लॉबी खुश होगी। और यही तो मेरी ओपिनियन है कि मियां साहब तो अगरचे नेक नीति से कोई बात कर रहे होंगे, लेकिन इसका फायदा दुश्मन उठाएगा, ये हमारे मुल्क की मफाद के अंदर ये स्टाइल नहीं है। शरदपुरी साहब, मैं यही जानना चाहिए ना कि इस वक्त मियां साहब जो लाइन ले रहे हैं, जिन लाइन्स पे वो बात कर रहे हैं, पार्टी के बहुत से अरकान को उस पर एतराज भी है और आपने भी उठाया, तो वो क्या ठीक है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मियां साहब का जो सख्त स्टैंड है ठीक नहीं है, उन्हें इसमें तब्दीली करनी चाहिए और सियासी तौर पे स्ट्रगल होनी चाहिए, कानूनी तौर पे स्ट्रगल होनी चाहिए, टकराव की जो पॉलिसी है, शरदपुरी साहब, अगर यही स्टांस रहता है, यही स्टैंड लेती है, इन्हीं लाइंस के ऊपर अब सियासत करती है मुस्लिम लीग नून, तो फिर आपका क्या स्टांस होगा? जी, मेरा यही स्टैंड होगा जो अभी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि गैर मुनासिब तरीकाकार है। हाँ, ठीक। अच्छा, मैं अगर जनरली आपसे पूछूं तो उस्मान बुज़दार साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को आप किस तरह से कंपेयर करेंगे? क्योंकि और बहुत सारे जो एमपीज हैं वो ये मानते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बेहतर हैं शहबाज शरीफ साहब से, अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो। नहीं, देखें, उस्मान बुज़दार साहब शरीफ आदमी हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और उस्मान बुज़दार साहब उनका उस हिसाब से मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अमली, तो मैं बतौर जिला नाज़िम भी काम करता रहा हूँ, इस मैकेनिज्म को समझता हूँ, तो चीफ मिनिस्टर ने खुद तो कुछ नहीं करना होता, करना तो इंतजामिया ने होता है, लेकिन मियां साहब जरा सख्त थे, एक्टिव थे, सुबह सुबह उठ जाते थे और वो सबको छांटा लगा लेते थे। उस्मान बुज़दार साहब बड़े मोहब्बत वाले आदमी हैं, प्यार से बात करते हैं हर एक के साथ, तो मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी को उस्मान बुज़दार साहब की बात मियां शहबाज शरीफ साहब की तरह ही लेनी चाहिए और उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब तक पीछे छांटा ना लगाएं और दो गालियां ना निकालें, उस हिसाब से वो काम आगे उस हिसाब से नहीं होता। तो ये एक फर्क है, लेकिन ये फर्क में बुज़दार साहब का कोई कसूर नहीं है, कसूर मैं समझता हूं फिर ब्यूरोक्रेसी का है, जो उस चीज को उस तरीके से एक्टिव नहीं लेते और रिजल्ट वो नहीं देते जो आने चाहिए।
अच्छा शरकपुरी साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया था कि उनको DGISI की तरफ से इस्तीफा देने का कहा गया, आज खान साहब ने जो है उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी की कैसे जरूरत हो सकती है कि मुल्क के मौजूद जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको इस तरह की बात करना। अगर मेरे साथ होता तो मैं उनसे इस्तीफा ले लेता। तो क्या समझते हैं आप कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब एक कमजोर वज़ीर आज़म थे या उनके कुछ मफादात उनके आड़े आ गए थे? आखिर क्यों यही वाला रवैया जो है वो तब क्यों नहीं नजर आया? नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जमहूरी तरीके के अलावा हटाना और प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कराना, ये तो किसी सूरत ठीक नहीं है और इसकी तो हम किसी सत्ता पे फेवर नहीं कर सकते यकीनन। बल्कि मैं तो इस हद तक समझता हूं कि किसी अदालत को भी ये अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो वजीर आजम को या वजीर आला को अपनी चेयर से हटा सके। वो तो अवाम ने चुना है और अवाम चुनेंगे। अगर कोई मिसकंडक्ट है तो वो सजा दे सकते हैं और वो सजा भी उनको शुरू होनी चाहिए जब वो अपने ओहदे को पूरा कर चुके हैं जो अवाम ने उनको एक जिम्मेदारी दी हुई है। इस तरीके से तो अगर हर रोज चीफ मिनिस्टर को पकड़ लें, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लें, तो ये तो अफरा तफरी है, इंतशार है। एक लोगों ने वोट से चुना है तो वो अपनी सीट पे बैठे हैं, उनको काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद है। निशात डाहा साहब हमारे साथ ही रहेंगे। एक छोटा सा क्विक सा ब्रेक लेकर मैं वापस आती हूँ, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नून लीग MPA निशात डाहा साहब हमारे साथ मौजूद है। डाहा साहब, हम एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। आपके ऊपर जो एक मेन जो एलिगेशन है वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब से जो है वो आप जाकर मिले हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पर्सनली क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी बेहतर थी या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से बहुत बेहतर है उस्मान बुज़दार साहब और सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं बेहतर मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ बेहतर उनकी कारकर्दगी। अच्छा, अब लोग कारकर्दगी किसे कहते हैं? मुझे एक बात बताई, इन्होंने सारी जितनी मोटरवे सारे ठेके चाइनीज को दिए, इसमें तो कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है और सारी चाइनीज कंपनी ने आगे साबिलेट किए। तो इन्होंने बदले जब मैं बोलने पे आऊँ तो बदले क्या कुछ कह दो, ये जितना मुझे छेड़ेंगे फिर मैं ज्यादा बोलूंगा, वो इनके लिए तकलीफ नहीं होगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ ना कि जितने चाइनीज को ठेके दिए, क्या ये चाइनीज ने क्या है पाकिस्तानी ठेकेदारों ने क्या है, जिन्होंने साबिलेट किए हैं सारे। तो ये ऐसे खाम बने बैठे हैं, ये कर ले जो भी करना बीबी, लेकिन पाकिस्तान है तो आप है, मैं हूँ, सारे लोग खुश हैं। अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो आप कश्मीर देख ले क्या असर हो रहा है पाकिस्तान मुसलमानों का। तो ये तो मुझे लगता ही नहीं सिंसियर। अब वहां से कोई झूठ बोल के क्या, ना बीमार है ना रहने। कश्मीर का आपने बिल्कुल हवाला दिया कि पाकिस्तान नहीं रहा तो कश्मीर का हशर। आप देख लें, ये मियां साहब जो इस वक्त तकारीर कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ खुलकर बातें हो रही हैं, इल्जामात की बुछार हो रही है, इस पर क्या समझते हैं आपके, क्या कहेंगे आप? हमारे मुल्क में बीबी बदकिस्मती है ना। एक उस अदारे के खिलाफ मैं ये कहता हूँ कि जब नवाज शरीफ के दौर में जलजला आया, नवाज शरीफ के दौर में फ्लड आया, नवाज शरीफ में आर्डर पेश हुआ, तो ये सारी पार्टियां फौज को क्यों बुलाती है कि आए हमारी मदद करें, पाकिस्तान को संभाले? आप एक ऐसे अदारे को, ये तो मैं कहता फिर कहता आप नून के, तो ये तो गद्दारी के रूप में रहता है जो बातें वो कर रहा है। उसने एज वजीर आजम उसने अलग नहीं कहा कि मैं मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, कोई राज लीक नहीं करूंगा। ये तो सारे राज लीक कर रहे हैं। अब मेरे पास दो रस्ते हैं, या मैं सच बोलूँ या मैं भी बाकी शांति करूँ। यार सर आप ठीक कर रहे हैं, वो आवाज ही खारिज करे तो मैं तो जी खुशबू आ रही है, क्या बात है? ये यार हम होती है, MNN है, MP है, तो किसी के घर खरीद तो नहीं है। जो करे सही करे, गलत करे, हम कहे जी तुम ठीक हो, बस और कोई बात। तो आप 5 लोगों को पार्टी से निकाल दिया कि आपके अलावा और भी लोग हैं जो नून लीग छोड़ने के लिए इस वक्त तैयार हैं, और तादाद आप बता सकते हैं? क्योंकि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो 30-40 अरकान से राब्ते चल रहे हैं। आके बोल रहे हैं ना, और भी बोल रहे हैं। जब हमारे साथ वहाँ बैठते हैं, मीटिंग होती है, हम आपस में गपशप लगाते हैं। अच्छा, वहाँ जब हम बैठते हैं असेंबली में, तो हम जब गपशप लगाते हैं, नीचे टक्शा में बैठते हैं, सारे गप्पे मारते हैं, बताते हैं यार कमले हो गए, पता नहीं की कर रहे हैं। टीवी पे आके नहीं कहते, लेकिन उनके भी वो एक देखो ना, कह तो रहे कि यार ये चगला मार देते हैं, की चगल मारी है फौज के खिलाफ।
बहुत हमारा गद्दार है, और मुश्किल वक्त ठीक, में पाकिस्तान बहुत शुक्रिया निशात जहां साहब, नून लीगी MP है निशात जहां साहब हमारे साथ मौजूद थे। पार्टी इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार है, इनको डिसोन जो है वो पार्टी करने जा रही है। बहरहाल उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।